session. I'll go. The moment I am setting the digital pair. हाँ बोलो. सर 8 पॉइंट और था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. कौन सा? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट से सेकंड पॉइंट जो था ना, साउंड परचेजिंग मेथड. बेसिक प्रिंसिपल पॉइंट नंबर 1 मिनट रुको, मैं सेकंड. शेयर करूँ. Second point, sound purchasing method. Yes sir. Sound purchasing method, just if you have good quality of purchasing, ठीक है, बोलता है ना soundful performance, ठीक है. So that method is known as sound purchasing method. Actually ये method तुम लोगों का डिटेल में है, बट क्वालिटी मैनेजमेंट के टाइम में मैं इसको बताऊंगा साउंड परचेजिंग. बट अभी के लिए जान लो साउंड परचेजिंग मतलब अगर तुम सपोज क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा देते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, स्टूडेंट इज साउंडफुल, शी हैज साउंडफुल परफॉर्मेंस. ओके, सो साउंड परचेजिंग मेथड मींस मतलब तुम्हारा परचेजिंग जो होगा वो एग्जैक्ट होगा, कंपनी का ज्यादा लॉस भी नहीं होगा और एक्स्ट्रा अमाउंट का सामान भी नहीं जाएगा. जितना तुम्हें परचेजिंग का जरूरत है उतना ही परचेजिंग होगा. दैट इज साउंड परचेजिंग मेथड. क्योंकि कंपनी देखो, कंपनी में परचेजिंग होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ परचेजिंग होता है एंड वो परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग होता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्किल्ड वर्कर चाहिए जो परचेजिंग का क्राइटेरिया या प्रोक्योरमेंट बनाता है. नाउ वहां पे देखो, अगर मुझे 150 सामान चाहिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए और मेरा परचेजिंग अगर 250 कर दूं, क्या 150 हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, 250 ले लेता हूँ एक्स्ट्रा. सो दैट विल नॉट बी अ साउंड परचेजिंग मेथड. सपोज 150 चाहिए, मैंने कह दिया ठीक है 152 या 151, क्योंकि एग्जैक्ट परफेक्ट 000 नहीं होगा, ठीक है. सो सपोज 150 चाहिए, मैं 152 रिक्विजिशन दिया हूँ, प्रोक्योरमेंट किया हूँ, ठीक है. और 152 सामान आने के बाद, यूटिलाइज होने के बाद देखा गया कि मेरा मैक्सिमम 99% सामान मेरा यूटिलाइज हो गया. दैट इज साउंड परचेजिंग मेथड. वही अगर मैं सपोज 150 चाहिए होगा और मैं अगर 130 लाऊंगा, सो 20 शॉर्ट हो रहा है, ठीक है. सो दैट विल नॉट बी अ साउंड परचेजिंग मेथड. ओके, गॉट इट? यस. Okay, so move to this topic. So that is the procurement decision. Okay, this is the flow chart. Procurement जैसा होता है वो flow chart. That is the, suppose this is a drug manufacturing company और मेडिसिन कंपनी. यहाँ पे मेडिसिन कंपनी का प्रोक्योरमेंट दिया हुआ है. दैट इज ड्रग रिक्वायरमेंट, ठीक है. ये ड्रग रिक्वायरमेंट देखेगा कौन सा ड्रग तुम्हें रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है. वही चीज अगर तुम ड्रग रिक्वायरमेंट वहां पे कौन सा दुकान में कौन सा ड्रग चाहिए टू मेक द मेडिसिन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट अ डोनेशन सोर्स? इफ यस, देन ड्रग रिक्वायरमेंट, ठीक है. वो देखेगा अगर डोनेशन में आ रहा है तो डोनेशन अगर लेना है तो कौन सा ड्रग का डोनेशन. ये नहीं कि दुकान में पैरासिटामोल का ही सिर्फ डोनेशन लिया जाए या क्रॉसिन का ही डोनेशन लिया जाए. क्या करेगा वो, पैरासिटामोल कितना अमाउंट चाहिए, क्रॉसिन कितना अमाउंट चाहिए, वो देखेगा. तो डोनेशन सोर्स, ठीक है गया. नाउ एडजस्ट क्वांटिटीज, ठीक है, वो क्वांटिटी मेंशन करेगा. हो गया. नो, सपोज डोनेशन नहीं है, सो नो. सो गवर्नमेंट प्रोडक्शन देगा, ठीक है. गवर्नमेंट प्रोडक्शन अगर यस है, डिटरमाइन ड्रग रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट को बोलेगा.
ड्रग चाहिए। अदरवाइज उसको अगर गवर्नमेंट से नहीं है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट जैसे छोटा मोटा प्राइवेट जो दुकान है, ठीक है, दैट इज प्राइवेट दुकान जो छोटा मोटा दवाई का दुकान है, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन नहीं है तो वो क्या करेगा, परचेज रिक्वायरमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्शन में क्या होता है, दुकान में सप्लाई दिया जाता है कि सरकार से इतना ड्रग दवाई का सप्लाई तुमको दुकान में दे रहा है, ठीक है, वहां पे तुम्हारा ऑप्शन नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो परचेज रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, दैट इज बहुत सारा नॉन गवर्नमेंट मेडिसिन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट से सप्लाई नहीं होता, लाइक बेबी फूड्स, ठीक है, लाइक योर नॉर्मल एजिथ्रोमाइसिन या क्रोसिन, पैरासिटामोल, दिस विल नॉट बी सप्लाइड फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। वही तुम्हारा डिफरेंट टाइप का टीका है, दैट इज डिफरेंट टाइप का इंजेक्शन है जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो नाउ परचेज रिक्वायरमेंट, सपोज मुझे दुकान में इतना इतना अमाउंट का दवाई चाहिए, सो आई हैव टू गो फॉर ओपन टेंडर, ठीक है, ओपन टेंडर, मैं ओपन टेंडर करूंगा कि मैं ओपन मार्केट में मैं ऐड दूंगा। ऐड देखोगे, अगर न्यूज़पेपर किसी के घर में आ रहा है तो अब तुम न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड हो तो देखोगे न्यूज़पेपर में ऐसा एक टेंडर बोल के एक पेज रहता है, ठीक है, हर एक न्यूज़पेपर में टेंडर, ऊपर टेंडर लिखा रहता है, और उसको अगर पढ़ोगे, ठीक है, डैम श्योर तुम लोग कभी कुछ वो पढ़े नहीं हो, क्योंकि मैंने भी जब तक ये टेंडर के बारे में नहीं पढ़ा था, दैट इज इन माय बीटेक, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ठीक है, वहां तब तक मैंने ये टेंडर को खोल के भी नहीं देखता था। मुझे सिर्फ मतलब था लास्ट पेज से पहला पेज, दैट मीन्स जो जहां पे खेल का समाचार रहता है, ठीक है, और थर्ड या फोर्थ पेज जहां मूवी रिलेटेड डिस्कशन रहता है। सो टेंडर वाला, अगर आज घर में अगर किसी के पास न्यूज़पेपर है और वहां पे टेंडर वाला जो ऑप्शन दिया रहता है, वहां पे देखोगे, अगर उसको पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि ये कंपनी ये सामान चाहता है, इतना दिन के अंदर तुम अपना अपना टेंडर भेजो, ठीक है। सो दैट इज टेंडर। नाउ टेंडर हो गया इस साइड को, ये वाला पोर्शन को हम बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले नीचे वाला पोर्शन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो अगर टेंडर हो गया, देन ओपन कॉल्स फॉर ऑफर। सो वो टेंडर के थ्रू कॉल ऑफर कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास, तुम अगर सामान दे सकते हो, ये सामान मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए और तुम ये सामान मुझे दे सकते हो, तो इतने दिन के अंदर तुम अप्लाई करो, तो कॉल फॉर ऑफर, दैट इज द कॉल फॉर ऑफर। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट सिलेक्ट सप्लायर। सपोज एक जगह पे टेंडर निकला है, वहां पे मैंने भी फॉर्म फिलअप किया है और तुम लोग 3-4 ने फॉर्म फिलअप किया अलग अलग से। सो कंपनी क्या करेगा, उसके पास क्या है, सपोज 4, तुम लोगों की तरफ से 3 टेंडर गया है और मेरे तरफ से, तो 4 टेंडर्स कंपनी लेगा और उसको कंपेयर करेगा कि कौन सा तुम्हारा सप्लायर सस्ते में और बेहतरीन सामान दे रहा है। ये नहीं कि मैं भी एक टाइप का सामान दूंगा, तुम लोग भी एक टाइप का सामान दोगे, लेकिन मैं सस्ते में दूंगा, टेंडर में दे दे, बट मेरा सामान का क्वालिटी जो है तुम लोगों से बहुत ही खराब है। सो कंपनी विल वेरीफाई, दैट मीन्स इवैल्यूएट, and on the basis of evaluation, that is dependent on the price, money and quality, as well as delivery, estimated delivery and reliability of the company, of the supplier, the company will evaluate and select the supplier. Now next is वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि मुझे इतना पैकेट चाहिए या इतना अमाउंट का सामान चाहिए, इतना दिन के लिए तुम मुझे ही सप्लाई करोगे, ठीक है। नाउ इसको पकड़ लो, ये वाला पोर्शन अब साइड में, अगर ओपन टेंडर हुआ और वो ऑफर को कॉल नहीं किया तो रेस्ट्रिक्टेड टेंडर। रेस्ट्रिक्टेड टेंडर मतलब वो टेंडर को रेस्ट्रिक्ट करता है, ओपन टेंडर नहीं है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करता है। दैट मीन्स जो गिने चुने कुछ है उनका जान पहचान का सप्लायर, उसी को वो लोग क्या करते हैं, ऑफर देते हैं कि भाई मेरा कंपनी में ये सामान चाहिए, तुम ये करो, तुम बोलो तो कितना में दोगे, ठीक है। जैसे तुम लोग देखोगे दुकान से कोई चीज खरीद रहे हो, जैसे बाइक और स्कूटी, सेकेंड हैंड बाइक और स्कूटी, ठीक है, तुम ओपन टेंडर मतलब दुकान में जाके खरीद रहे हो, ये ओपन है। दूसरा क्या है, तू अपने दोस्त को बोल रहे हो, अरे मेरे लिए एक स्कूटी देखना, तो
कितना रहेगा, तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है, वो लिमिटेड हो गया, कुछ गिने चुने सप्लायर में वो लोग, वो जो मैसेज है वो घूमता फिर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये वाला पोर्शन में बाद में जाएंगे, पहले नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यस, सो दैट मीन्स ये हो गया, कुछ गिने चुने सप्लायर को ये ऑफर दिया, ये ओपन नहीं है। नाउ रिक्वेस्ट ऑफर फ्रॉम एलिजिबल सप्लायर, तो वो गिने चुने जो 3-4 सप्लायर है उन लोगों को बोलेगा मैं ये सामान लूंगा, मुझे कितने में दोगे, ठीक है। फिर दूसरे पार्टी को जाएगा, फिर बोलेगा मुझे सामान चाहिए, कितने में दोगे। वो थर्ड में जाएगा, बोले मुझे सामान चाहिए, कितने में दोगे। नाउ दे विल इवेल्युएट एन ऑफर एंड सिलेक्ट सप्लायर, ठीक है। सो ये यहां से प्रोसेस सेम है, ठीक है, यहां से प्रोसेस सेम है, बट मेन फर्क क्या है, ये ओपन टू ऑल है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ओनली गिने चुने, that means only known supplier who can apply. Next is evaluate offers, select suppliers, that is same. Next is purchase order contract, that is same. Now अगर restricted नहीं है तो दूसरा पैटर्न, that means negotiated tender. तुम क्या बोलोगे कि मुझे इतना सामान 150 रुपए में चाहिए, तुम लोग दे सकते हो क्या, नहीं, ठीक है, दैट इज नेगोशिएटेड टेंडर। प्रीवियसली तुम पहले ही तुम नेगोशिएट कर दिए कि मुझे 150 रुपए में सामान चाहिए, इतना सामान चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज तुम कुछ सामान दुकान से खरीदना चाहो, ड्रेस खरीदना चाहते हो, ठीक है, दुकानदार अगर तुम्हें सपोज दोस्त के लिए गिफ्ट या कुछ सामान खरीदने जाते हो, दुकानदार तुम्हें पूछता है बजट कितना है, तो तुम बोलोगे मेरा बजट 1500 है, 1500 के अंदर ही मुझे सामान चाहिए, ठीक है, 1500 से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। सो दैट इज नेगोशिएटेड टेंडर। ऑलरेडी बिफोर टेंडर यू आर नेगोशिएटिंग, कि तुम ऑलरेडी प्राइस फिक्स कर दिए हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हम अभी नहीं जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ेगा, लोकेट रिलायबल सप्लायर, तुम्हें पता है कि मैं उस दुकान में जाऊंगा तो मुझे 1500 के अंदर सामान मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा दुकान है। सो लोकेट रिलायबल सप्लायर, तो तुम रिलायबल सप्लायर के पास गए, नेगोशिएट प्राइस एंड सप्लाई कंडीशन, तुम नेगोशिएट कर लिए कि मुझे 1500 में चाहिए, दुकानदार बोलेगा नहीं 2000 के कम नीचे नहीं होगा, तो तुम बोलेगा नहीं, ठीक है, 1500 ही चाहिए। तो अल्टीमेटली सपोज नेगोशिएशन फिक्स्ड हुआ 1600 पे, ठीक है। नाउ यू विल गिव द सप्लाई कंडीशन कि भाई मुझे इतने घंटे के अंदर ये सप्लाई का डिलीवरी चाहिए, ठीक है, और इतना दिन के लिए, तो इतने घंटे के अंदर। तो दुकानदार बोलेगा इतना घंटे तो पॉसिबल नहीं, बोले नहीं मुझे पॉसिबल है, मैं 1500 से ऊपर 1600 दे रहा हूं, बट मुझे ये डिलीवरी इतने घंटे के अंदर चाहिए। सो नाउ इफ ऑल विल ओके, देन द परचेस ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइंड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट, अगर ये भी नहीं हुआ, रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं हुआ, नेगोशिएटेड भी नहीं हुआ, तो डायरेक्ट परचेस। डायरेक्ट परचेस क्या है, तुम्हारा दुकानदार ऑलरेडी फिक्स्ड है कि वो सामान उसी दुकान से खरीदोगे, ठीक है, तो उसी दुकान से तुम डायरेक्ट परचेस करोगे कि तुम्हें डिलीवरी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं खुद अभी जाके सामान उठा के लाऊंगा, दैट इज डायरेक्ट परचेस। यहाँ पे इनडायरेक्ट का कोई सामान नहीं है, ठीक है। तो सपोज तुम खरीदोगे, सपोज कोलकाता बिरयानी से तुम खाना खरीदोगे, ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हो, थ्रू अर्बन स्टोर या अम्बास ऑर्डर करो, दैट इज नॉट डायरेक्ट परचेस। डायरेक्ट परचेस कब होगा, तुम कोलकाता बिरयानी में जाओ, वहां से खाना उठाओ, फिर लेके चले आओ, थर्ड पार्टी कोई नहीं रहेगा। सो दैट इज डायरेक्ट परचेस। तुम क्या करोगे, डायरेक्ट परचेस में क्या करोगे, डायरेक्ट सप्लायर से कॉन्टेक्ट करोगे कि अरे मुझे ये सामान चाहिए दे दो, ठीक है, वो एस्टेब्लिश प्राइस करेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगोशिएशन का कोई ये नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा ऑलरेडी रिलायबल सप्लायर है। अगर वो वहां पे नेगोशिएशन होता है तो सप्लायर रिलायबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एस्टेब्लिश प्राइस वो बोलेगा ठीक है 1500 पीस है, तो 1500 पीस के लिए मुझे इतना देना पड़ेगा, मैं बिल सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो तुम बोले ठीक है। नाउ परचेस ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है, और फोर्थ टाइप ऑफ वे in which you can purchase any item from the market. Next is
that is received, checked against purchase order, contract. हाँ बोलो। सर सेम स्टोरी तो नेगोशिएटेड टेंडर में भी है, जो आप बोले कि अगर रिलायबल है तो नेगोशिएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे तो हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं रिलायबल सप्लायर से भी। कहाँ? एस्टेब्लिश प्राइस में, नेगोशिएटेड टेंडर वाले में। नेगोशिएटिव टेंडर्स में लोकेट रिलायबल। यहाँ पे तुम सपोज तुम ये खरीदोगे, अर्बन स्टॉल से कुछ सामान खरीदोगे, ठीक है, खाने का सामान, ठीक है, तो तुम क्या करोगे वहां पे, कलर, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, पहले एप्स को खोलोगे, दैट इज टेंडर, मुझे खाना चाहिए, ठीक है, खाना जा रहा है, सो दिस इज नॉट ओपन टेंडर, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड, नेगोशिएटेड टेंडर भी नहीं हो सकता ये, मैं नेगोशिएट टेंडर के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम पहले क्या करोगे, दुकान देखोगे, बहुत सारा ऑप्शन है, 1 2 3 करके ऑप्शन आएगा, 4 5 करके, या ये ऐसे ही साइड बटन में बहुत सारे दुकान का ऑप्शन आएगा। सो तुम क्या करोगे, लोकेट रिलायबल सप्लायर, तुम देखोगे कौन से दुकान में तुम्हारा खाने का रिव्यू अच्छा है, ठीक है, ये तुम्हारा कांटेक्ट में नहीं है, तुम लोकेट करोगे उस एरिया में रिलायबल सप्लायर कौन है, लोकेट करोगे, नॉट डिटेक्ट, ठीक है। लोकेट करने के बाद तुम बोलोगे मुझे इतना प्राइस के अंदर चाहिए, दे सकते हो कि नहीं, ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये तुम यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन है, दैट इज नेगोशिएटेड टेंडर में तुम्हारा ऑप्शन है कि रिलायबल सप्लायर 1, रिलायबल सप्लायर 2, रिलायबल सप्लायर 3, ये तीनों रिलायबल है, बट यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन, दैट्स व्हाई तुम क्या कर रहे हो, बोल रहे हो 1,500 रुपए में मुझे एक सामान चाहिए, ये सामान, कोई एक सामान, पर्टिकुलर सामान 1,500 रुपए में चाहिए, तो ये देखेगा कि हम मैं नहीं दे सकता, तो ये बोलेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये बोलेगा मैं दे सकता हूँ, तो ये बोलेगा होगा, तो ये बोलेगा मैं नहीं दे सकता, कॉस्ट, तो ये हो गया सिलेक्ट। तो सिंस तुम्हारा प्राइस पहले से ही फिक्स्ड है, ठीक है, तो तुम ऑलरेडी दैट इज नेगोशिएट, यहाँ पे ऑप्शन है। और डायरेक्ट परचेज में क्या है, सपोज तुम्हारा रिलायबल सप्लायर 2, दैट इज डायरेक्ट परचेज, ये सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट इसको कांटेक्ट करोगे कि मुझे सामान चाहिए, तो ये तुम्हारा सिलेक्टेड रिलायबल है, ठीक है, नॉट ऑप्शनल रिलायबल, सिलेक्टेड रिलायबल है, तो तुम्हें पता है, ठीक है, वो दाम सही लेगा, हाँ 1 2 रुपया का अगर हेर फेर होता है तो उसका ये है, बट वो दाम सही लगाता है, तो तुम बोलोगे मुझे ये सामान चाहिए, तो बोलेगा ठीक है मैं बिल भेज दूंगा, तो बोलेगा हाँ तुम बिल भेज दो। देखो कुछ कुछ दुकान होता है, ठीक है, तुम लोग अगर मार्केट में जाओगे, कुछ कुछ दुकान होता है, देखोगे अगर मम्मी के साथ जाओगे या पापा के साथ जाओगे, देखो कुछ कुछ दुकान में मम्मी पापा वो मोल भाव नहीं करते, दुकानदार बोलता है इतना चाहिए, इतना होगा, तो पापा मम्मी बोलते हैं ठीक है ले लो, वहां पे मोल भाव नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है वो जो दाम है वो सही है। और कुछ कुछ दुकान में देखोगे बहुत सारा मोल भाव करते हैं, ठीक है, 1000 का सामान 500 में बोलते हैं, तो दुकानदार भी राजी हो जाता है, हाँ ठीक है, लास्ट में कंक्लूड होता है कि 550 में वो सामान दे रहे। सो दैट इज डिपेंडिंग, दैट इज रिलायबिलिटी, ठीक है, बट तुम्हें पहले से पता नहीं होता, सपोज किसी इलाके में तुम जाओ, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है कौन सा दुकानदार रिलायबल है, तुम क्या बोलोगे, मुझे ये सामान चाहिए, दैट सामान चाहिए, 1,500 मेरा बजट है, दे पाओगे, तो वो तीनों में से कोई एक दुकानदार बोलेगा हाँ मैं दे पाऊंगा, तो तुम वहां से लोगे। और एक बार रिलायबिलिटी बिल्डअप होने के बाद तुम नेगोशिएशन में नहीं जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, जैसा अभी बहुत सारे लोग करते होंगे, नहीं कुछ सामान चाहिए, दुकानदार से घर वालों से दुकानदार का रिलेशन अच्छा है, तो घर से दुकान में फोन करके बोलता है अरे ये सामान थोड़ा रख दो मैं आके ले जाऊंगा, तो दुकानदार क्या करता है, रख देता है, ठीक है, दैट इज रिलायबिलिटी। और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट परचेज मतलब सप्लायर वो रिलायबल सप्लायर है ऑलरेडी, वो कंपनी के साथ टाइड अप है, तो उसी को ये करो, वहां पे नेगोशिएशन का कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए दोनों में नेगोशिएटेड टेंडर में ऑप्शन, यू हैव टू सिलेक्ट द रिलायबल सप्लायर फ्रॉम मोर देन वन सप्लायर्स, ठीक है, डायरेक्ट परचेज में यू हैव द रिलायबल सप्लायर, ठीक है, जस्ट यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद देम एंड एस्टैब्लिश द प्राइस, ठीक है, गॉट इट, यस सर। ओके।
सर हाँ बोलो। सर डायरेक्ट परचेज से पहले जो नो है उसका मतलब नेगोशिएटेड टेंडर के बाद मतलब है ना हाँ, वो चीज। वो नो नो क्यों लिखा हुआ है? यस नो मतलब अगर तुम ओपन टेंडर करते हो, ठीक है, इफ यस, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम कौन सा टेंडर करोगे। ये नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम अगर ओपन टेंडर करोगे तो ये प्रोसीड्यूर फॉलो करोगे, अगर ओपन टेंडर नहीं फॉलो कर रहे हो, नो, तो रेस्ट्रिक्टेड टेंडर है। अगर ये भी नहीं कर रहे हो, नो, तो नेगोशिएटेड टेंडर है। ये भी नहीं कर रहे हो तो नो, डायरेक्ट परचेज है। ये नो का मतलब है whether you are choosing the steps or not, ठीक है, समझ में आया? यस सर। Okay, so move to the next one, that is open tender. That's a ये मैं डिस्कस किया हूं अभी, ओपन टेंडर दैट इज ओपन टू ऑल। सो यहाँ पे ओपन टू ऑल क्या होता है? मोल भाव होता है, और जहां पे मोल भाव होता है, मोल भाव का टेक्निकल टर्म क्या है? बिडिंग। सो दिस इज नथिंग बट द पब्लिक बिडिंग। ठीक है, पब्लिक बिडिंग, पब्लिक में बीड किया जाता है कि बीड करो तुम, तो पब्लिक विल इन्वॉल्व, दैट इज ओपन टेंडर। कम से कम सपोज कोई तुम्हारा बजट है कि 1500 के में मुझे कोई एक सामान चाहिए, ठीक है, सपोज प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तुम लाना चाहते हो मार्केट से 1500, 1500 के नहीं, 1500 रुपए में, सो 1.5 के में तुम लाना चाहते हो, ठीक है। नाउ तुम क्या करोगे? कंपनी बोल रहा है 1.5 के, तो तुम एक काम करो, हो सकता है इसका कीमत कम हो सकता है मार्केट में, तो तुम एक काम करो, टेंडर भेजो, ठीक है। अगर तुम देखोगे नहीं इसका कीमत ठीक है 1500 ही होगा, ठीक है, मार्केट में 1500 से ज्यादा हो सकता है मेरा बजट, तो तुम क्या करोगे? डायरेक्ट रिलायबल कॉन्टैक्ट, ये सप्लायर से कॉन्टेक्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है इसका कीमत 1500 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, तुम्हें अगर पता है कि 1500 के ऊपर नीचे होगा, ठीक है, हो सकता है अभी मार्केट में प्राइस 1800 चल रहा है, तुम 1500 का तुम्हारा बजट है, देन नेगोशिएट, ठीक है। अगर नेगोशिएट नहीं हो रहा है तो नाउ 1500 रुपए में तुम्हें पता है तुम्हारा जो आसपास का दोस्त है उसी का वो सेम प्रोडक्ट का बिजनेस करता है, तो तुम बोलोगे ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए 1500 के अंदर दो, दो पाओगे, तो वो लोग देखेगा, दैट इज तुम्हारा रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ टेंडर, दैट इज ओपन टेंडर। सपोज अगर तुम्हें कीमत का पता नहीं है, ओके, सपोज जैसे तुम इंटीरियर डेकोरेशन घर का कोई अगर करना चाहते हो इंटीरियर डेकोरेशन, तो तुम लोग क्या करते हो? खोज लगाते हो कि इंटीरियर डेकोरेशन कौन करता है और सस्ते में क्या करता है। सबसे मैं बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, मेकअप, ब्राइडल मेकअप, या शादी में जा रहे हो, शादी में मेकअप, जो ब्राइडल मेकअप हायर करता है वो कैसे करता है? देखता है कौन सा मेकअप जो आर्टिस्ट जो है सस्ते में रिलायबल और अच्छा फीडबैक है, ठीक है, वो काम करता है एवेल, तो उसको ये मैं क्या करता हूँ, उसको कंसीडर करूंगा, उसके साथ कांटेक्ट करूंगा। तुम्हारा वेडिंग फोटोग्राफी, ठीक है, तुम लोग अगर घर में वेडिंग किसी का फोटोग्राफी हुआ है फ्रॉम आउटसाइडर फोटोग्राफर, तो देखोगे क्या कहते हैं, इलाके में जितना भी फोटोग्राफर है, ठीक है, या दोस्त जाने पहचाने जो जितना भी जो उनका जाना पहचाना फोटोग्राफर है, सबका खोज लेते हो, देखते हो कौन सस्ते में करता है, किसका अमाउंट कम है और किसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। सो दैट इज पब्लिक बिडिंग। तो ये ओपन आता है, न्यूज़पेपर में आता है या टेलीविजन में आता है, ठीक है, या प्रिंट मीडिया में आता है या सोशल मीडिया में आता है। सो दैट इज पब्लिक बिडिंग, इट हैज टू बी पब्लिश्ड, ठीक है, इसका मेन पॉइंट है हैज टू बी पब्लिश्ड इन प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, अदरवाइज ये पब्लिक नहीं रहेगा, ये तुम्हारा ये हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो पब्लिक बिडिंग ओपन टेंडर ऑलवेज शुड बी पब्लिश्ड इन द प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। नेक्स्ट टर्म 4 वीक्स, ये नहीं कि मैं आज टेंडर हूं मुझे कल के अंदर ये दे दो, मिनिमम टर्म है 4 वीक्स, 4 वीक्स, ठीक है, 4 वीक्स लगातार वो क्या करेगा,
4 वीक्स के अंदर एप्लीकेशन देने का मिनिमम टाइम स्लॉट है 4 वीक्स के 4 वीक 1 महीने के अंदर तुम मुझे रिप्लाई दो, मेरा एप्लीकेशन दो, ठीक है। कोटेशन मस्ट बी सेंड इन ए स्पेसिफिक फॉर्म दैट आर सोल्ड बिफोर द टाइम एंड डेट मेंशन इन द टेंडर फॉर्म। ऑब्वियसली एक उसका एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में ही सेंड किया जाता है, ठीक है। देखोगे अगर टेंडर खोलोगे न्यूज़पेपर में देखोगे टेंडर का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 packets or 2 bin system is followed, that means technical bid, that is known as financial bid. Offers are given in 2 packets, ठीक है। 2 packets, एक होता है तुम्हारा जो भी टेंडर, ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है। ये टेंडर जो होता है always send in tender, always send in 2 packets, packet 1 and packet 2। 2 एनवेलप में 2 अलग अलग टेंडर, सेम टेंडर 2 एनवेलप में भेजा जाता है कंपनी को। दैट इज ये एक होता है, एक परचेज डिपार्टमेंट में जाता है, एक तुम्हारा मॉनिटरिंग जो प्रोक्योरमेंट जो करता है परचेज डिपार्टमेंट में एक भेजा जाता है और एक फिनांस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, वो देखता है ठीक है मुझे ये सामान है, ठीक है। और एक है तुम्हारा टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो है वहां पे भेजा जाता है कि हाँ इतना सामान मुझे चाहिए, ओके, और इतना मुझे ये चाहिए। दैट इज वन जनरली 1 पैकेट फॉर योर हायर अथॉरिटी, कि कंपनी का जो हायर अथॉरिटी है उसके पास भेजा जाता है, और सेकेंड पैकेट जो भेजा जाता है ये है तुम्हारा परचेज डिपार्टमेंट में। सिंपल सा बात है, ठीक है। 2 पैकेट में भेजा जाता है, ओके। नेक्स्ट इज टेक्निकल बिड एंड फिनेंशियल बिड, दोनों तरह का बिड होता है। एक टेक्निकल, जितना भी टेक्निकल इक्विपमेंट है, ठीक है, टेक्निकल तुम्हारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे टेक्निकली बिड के मैं ये सामान दूंगा, ठीक है। सामान का टेक्निकल क्वालिटी, कि तुम एक सपोज मोबाइल फोन ले रहे हो, ठीक है, तो तुम देखोगे टेक्निकल बिड, मोबाइल फोन में स्पेसिफिकेशन जिसका सबसे अच्छा है, ठीक है, तुम वो वाला चूज करोगे, दैट इज टेक्निकल बिड। बहुत सारा मोबाइल अवेलेबल है, नाउ यू हैव टू चूज वन मोबाइल फ्रॉम द अवेलेबल मोबाइल्स फोन, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, जिसका स्पेसिफिकेशन सबसे अच्छा है उसको चूज करोगे। नाउ फिनेंशियल बिड, उसके बाद ही कहां पे जाओगे, फिनांस में देखोगे। तो तुम्हारे बजट में जो मोबाइल का स्पेसिफिकेशन या टेक्निकली सबसे अच्छा है तो तुम उसी मोबाइल को चूज करोगे, दैट इज द टर्म्स ऑफ open tender. So next move to the next topic, that is first technical bid। हाँ बोलो सर ओपन टेंडर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना। ओपन टेंडर शॉर्ट है कि तुम क्या करोगे, तुम्हें एक चीज चाहिए मार्केट से, तो तुम ये नहीं कि कंपनी तुम्हारा पहले से सिलेक्ट है, तुम्हें पता नहीं है कौन सा कंपनी मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, मैं प्रोसीड्यूर बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर सब टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। yes. तो तुम्हारा क्या होगा, तुम एक ये भेजोगे न्यूज़पेपर में ऐड दोगे कि मेरा ये कंपनी है, ठीक है। मेरा कंपनी को पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, कि वैसे ही नहीं जो भी कंपनी टेंडर चाहिए न्यूज़पेपर में दे दे और सप्लायर उसको सिलेक्ट कर दे, ठीक है। तो तुम्हारा कंपनी का पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कि ये मेरा कंपनी है, आई हैव, मुझे ये सामान चाहिए, तो 4 वीक तक तुम ये ऐड दोगे, ठीक है। टर्म्स, टेंडर का टर्म्स है 4 वीक। सो 4 वीक तक ये तुम रेगुलर पेपर में आएगा, वो बाई वीकली हो या वीकली पेपर में रेगुलर आएगा, ठीक है। नाउ क्या होगा, वेंडर क्या, तुम्हारा वेंडर या सप्लायर क्या करेगा, उस चीज को न्यूज़पेपर में पढ़ेगा, ठीक है। सो एक मिनट रुको, ये मीटिंग कट जाने वाला है, ठीक है, तो रिज्वाइन करो, मैं अभी एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद इसी लिंक में दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। अदरवाइज बीच में कटेगा तो आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा। मैं एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद ज्वाइन करो सेम लिंक। ओके सर। सो पहले तुम देते हो तो सप्लायर देखेगा मुझे ये सामान देना है उस कंपनी को, सो वो क्या करेगा, उसका जो बजट रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वो फिनांस डिपार्टमेंट, वो बजट बनाएगा,
कि मेरा ये सामान मैं इतने में तुमको दे सकता हूँ, और दो कंपनी एक दूसरे के साथ अनवेयर रहता है, ठीक है। सपोज कंपनी ए एक कंपनी है, ए एक कंपनी है और बी कंपनी और सी कंपनी। सपोज तुम्हारा एक सामान चाहिए तो ए बीट किया 1500 रुपया, बी बीट किया 1800 रुपया और ये बीट किया 1200 रुपया, ठीक है। ये इट विल बी द फैक्टर ऑफ सम पैसास आल्सो। 15,000 एक पैसा, 15,000 दो पैसा, 15,000 तीन पैसा, तो यू हैव टू चूज द 15,000 एक पैसा, ठीक है। सो नाउ ये ए बी कंपनी और सी कंपनी एक दूसरे के टेंडर से अनवेयर रहेगा, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। इसको पता नहीं हो, ए को पता नहीं होगा बी और सी को कितना टेंडर दे रहा है और कौन कौन सा कंपनी टेंडर दे रहा है, ठीक है। सो नाउ क्या होगा, वो टेंडर वो भेजेगा 2 पैकेट्स में, दैट इज द फॉर्मेलिटी ऑफ द टेंडर, फॉर्मल वे टू सेंड द टेंडर, थ्रू पैकेट्स में भेजेगा। अगर ये कंपनी का कीमत सबसे कम है और ये एक ही पैकेट में भेजा तो इट विल बी रिजेक्टेड। सो 2 का एनवेलप में जाएगा, एक जाएगा हायर अथॉरिटी पे जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स पर्पस, और एक जाएगा तुम्हारा फिनेंस डिपार्टमेंट पे। फिनेंस डिपार्टमेंट कंपेयर करेगा, हायर अथॉरिटी उसको को लेकर कुछ नहीं करेगा, वो फिनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है। वो क्या करेगा, जस्ट रिकॉर्ड रखेगा हाँ मुझे ये कंपनी टेंडर भेजा था, क्योंकि ऑडिट में ये लगेगा कि ऑडिट में दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने सी को क्यों चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी हायर अथॉरिटी बोल सकता है अरे परचेज डिपार्टमेंट को अरे ये तुम लोगों का जाना पहचाना सप्लायर है इसलिए तुम इसको चूज किए, ठीक है। तो वो दिखाएगा कि हाँ रिकॉर्ड देखो तुम्हारा 1500 1800 और 1200 रुपया का टेंडर था तो मैंने सी को चूज किया, ठीक है। सो नाउ सप्लायर क्या करेगा, 2 पैकेट में भेजेगा, ठीक है। 2 पैकेट में भेजने के बाद 2 पैकेट कंपनी के पास पहुंचा, एक हायर अथॉरिटी में चला गया और एक स्क्रूटनी के लिए चला गया फिनेंस डिपार्टमेंट में। नाउ फिनेंस डिपार्टमेंट अब डिसाइड करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि कौन सा कंपनी मुझे सस्ते में अच्छा सामान दे रहा है। सपोज 1200 रुपए में दे रहा है, दैट इज द सस्ता वन, सो दैट विल बी सिलेक्टेड, बट इट विल बी वेरी इवैल्यूएटेड कि यहाँ पे जो सामान का क्वालिटी है वो क्वालिटी बी और ए के साथ मैच कर रहा है या क्वालिटी बी और ए के मुकाबले बहुत ही खराब है, इसीलिए वो सस्ता दे रहा है। अगर क्वालिटी खराब है तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इन दोनों में कंपैरिजन होगा कि इन दोनों में से कौन सा क्वालिटी अच्छा है। सो ऑब्वियसली ए का 1500 ये प्रायोरिटी बेसिस में ऊपर रहेगा। नाउ टेक्निकली अगर तुम देखा जाएगा बी का सामान सबसे बेस्ट है, ए से बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और तुम्हें जो चाहिए उसके साथ मैच कर रहा है एग्जैक्ट, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर ये चूज होगा। So it will be not the matter of only money, it will be the matter of money plus quality which will be matched to your requirement, ठीक है। So ये क्या करेगा, ये टोटल प्रोसेस चलेगा तुम्हारा 90 डेज के लिए, पब्लिशिंग का 90 डेज, दैट मीन्स 3 महीना, ठीक है। 3 महीना तक वो टेंडर ओपन टेंडर वैलिड रहेगा। 3 महीना के बाद कोई भी कंपनी अगर टेंडर कोटेशन देगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सो ये नॉर्मल है और ये 90 डेज जनरली दिया जाता है। तुम ये 90 डेज को तुम डिपेंड करता है तुम्हारी रिक्वायरमेंट में 120 डेज भी कर सकते हो, बट मिनिमम 90 डेज तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्या, हाँ बोलो। सर 4 वीक्स फिर किसके लिए था? 4 वीक्स तुम्हारा टेंडर आएगा, ये नहीं कि एक ही वीक में तुम टेंडर देके छोड़ दिए, ठीक है। ये हो सकता है कि जो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, फर्स्ट वीक में किसी के नजर में आए नहीं आ सकता है, किसी के नजर में नहीं आए, ठीक है, बट कंपनी अच्छा है तो वो तुम्हारे लिए रिस्क फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा कि तुम्हें अच्छा क्वालिटी मिलता अगर तुम नेक्स्ट वीक भी तुम ऐड देते, हो सकता है कंपनी नेक्स्ट वीक उसको देखता, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द सो दैट इज बेस्ड ऑन द व्यूअर्स के मुझे 4 वीक एक मेरा सिक्योर टर्म है कि 1 महीना तक मुझे पेपर में देना है। अब तुम बाई वीकली दो या वीकली दो या डेली दो, दैट इज डिपेंड ऑन योर बजट, ठीक है, ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए ही चाहिए और तुम्हारा बजट भी हाई है, ठीक है, तो तुम 4 वीक हर एक
दिन पेपर में दे सकते हो, डेली टेंडर में दे सकते हो, डेली तुम्हारा वो ऐड आएगा। अगर तुम्हारा कंपनी का बजट ज्यादा नहीं है तो बाई वीकली दे सकते हो, लगातार 2 वीक के बाद फिर से ऐड दोगे। सो तो बट वो ऐड तुम्हारा वैलिड रहेगा 4 वीक तक, 4 वीक तक वो पेपर में आता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज द पब्लिकेशन है एड का जो है लिमिटेशन, ठीक है। फेसबुक में सपोज, फेसबुक में तुम लोग एक स्टोरी देते हो, ठीक है। सपोज अगर देखोगे कुछ कुछ ऐड है जो देखेगा अगर फेसबुक में कि मेरा ऐड में पहला वीक में मेरा लाइक और व्यू और शेयर उतना नहीं आया, तो वो क्या करेगा, दूसरे वीक में भी सेम चीज फेसबुक में पोस्ट करेगा, ठीक है। ये 4 वीक तक चलता रहेगा, 4 वीक के बाद वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 4 वीक के बाद उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सेम एड विल नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमम 4 वीक। अगर हो सकता है तुम 6 महीना तक ऐड दो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन, बट मिनिमम तुमको 4 वीक उस पेपर में रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कोटेशन देगा दुकानदार, दुकानदार कोटेशन देगा, दैट इज सप्लायर कोटेशन देगा, तुम्हारा इवैल्यूएट होगा। इवैल्यूएशन में 2 होगा, एक टेक्निकल बिट, जैसा मैंने बोला था, टेक्निकली देखेगा कौन सा एबीसी में कौन से कंपनी प्रोडक्ट अच्छा दे रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। अगर ए बी और सी सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, 19-20 होगा, बट सेम क्वालिटी, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी, सो क्या होगा, जो लोएस्ट है दैट इज फिनेंशियल बिड, जो लोएस्ट बिड है वो मैं चूज करूंगा, दैट इज सी 1200, ठीक है। अगर देखूंगा कि टेक्निकल बिड में तुम्हारा सी क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो ए और बी में से जो लोएस्ट होगा मैं उसको चूज करूंगा। सो दैट इज द मेन प्रोसीड्यूर फॉर ओपन टेंडर, ठीक है। सो ये ओपन टेंडर क्यों होता है, दैट इज ओपन टेंडर और टेंडर का ही मेन मोटो होता है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी इन प्रॉफिट, ठीक है। सो विदाउट प्रॉफिट यू विल नॉट गो फॉर टेंडर, इश्यूइंग टेंडर। सो नाउ टेंडर का क्या है, अर्नेस्ट मनी, 2% of the tender amount as decided has to be paid along with all quotation. In case of default, 1/5 is withheld, ठीक है। 2% ऑफ टेंडर अमाउंट, टेंडर अमाउंट सपोज मेरा हो गया, सी सिलेक्ट हो गया 1200 रुपया में। नाउ इसको तुम प्रोसेस करोगे, ठीक है। सप्लायर ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैं मेरा सिलेक्ट हो गया तो मैं सप्लाई भेज देता हूँ, नो। सप्लायर क्या करेगा, अब बोलेगा कि ठीक है मुझे, मैं सिलेक्ट हो गया, कंपनी बोलेगा अच्छा तुम सी सिलेक्ट हो गया, नाउ सी को क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा, ऑल पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। 2% ऑफ द टेंडर अमाउंट, सपोज 1200 रुपया है, 1200 रुपए का 2% will be paid by company at the initial stage, that is advance payment, ठीक है। बाकी ऑर्डर सप्लाई मिलने के बाद वो देगा, सो दैट इज द अर्नेस्ट मनी, इसका टर्म है अर्नेस्ट मनी। सो 2% ऑफ द सप्लाई विल बी टेकन, इन केस ऑफ डिफॉल्ट 1/5 इज withheld, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टेंडर, ठीक है। फ्रॉम लिमिटेड सप्लायर एज आई टोल्ड अबाउट 10 सप्लायर के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। तुम लगा 10 से 15 सप्लायर तुम्हारा जान पहचान है, तुम उसको बोल दियो, ठीक है। लीड टाइम इज रिड्यूस्ड, कि मुझे 4 हफ्ते में नहीं चाहिए, तुम अगर बोलोगे तुम्हारा बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि 1 महीना तक पेपर में आएगा, फिर 1 महीना के बाद 3 महीना वैलिडिटी रहेगा, मतलब टोटल 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हें 1 महीने के अंदर वो सप्लाई चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ऑलरेडी तुम्हारे पास जो जाना पहचाना सप्लायर है उन लोगों से कांटेक्ट करोगे। सो लीड टाइम इज रिड्यूस, पहले तुम्हारा लीड टाइम था 4 महीना, 4 महीना के बाद तुम प्रोसेस करोगे कि किसको सिलेक्ट करना है, तो उसमें और 1 महीना चला जाएगा, सो 5 महीना या 6 महीना, ठीक है। बट तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुम क्या करोगे, लीड टाइम रिड्यूस कर दोगे, कि मुझे 10 दिन के अंदर एक सप्लायर दो जो ये सामान करेगा, फिर 10 दिन के बाद तुम्हारा प्रोसेस चालू होगा। नाउ बेटर क्वालिटी, जो बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा उसी को तुम सिलेक्ट करोगे। नाउ नेगोशिएटेड प्रोक्योरमेंट, बायर्स, हाँ बोलो सर एक बार फिर से वाला बताइए ना, जो इन केस ऑफ डिफॉल्ट 1/5 इज विथहेल्ड वाला। मतलब देखो, तुम्हारे
कंपनी तुम मुझे सिलेक्ट कर चुके हो, ठीक है, एज अ सप्लायर, ठीक है। नाउ मैं सप्लाई करने से पहले मैं 2% ले लूंगा तुमसे एडवांस पेमेंट। नाउ सपोज तुम देख रहे हो कि अरे मैं तो एडवांस पेमेंट दे चुका हूं, तो तुम क्या होगा कि मैं सप्लाई ठीक से नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। सो सप्लाई ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, डिले हो रहा है, मैं तो उतना फोन कॉल तुम्हारा रिसीव नहीं कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बट तुम्हें सामान चाहिए, तो ये हो गया डिफॉल्ट। तो तुम क्या करोगे, तुरंत बोलोगे ठीक है मेरा 1/5 विथहेल्ड कर दो, जो 2% मैंने दिया है, 1200 रुपया का 2% मतलब 240 रुपया, सॉरी 1200 रुपये का 2% है 24 रुपीज, ठीक है। तो 24 रुपीज का 1/5 तुम विथहेल्ड करोगे कि मैं 24 रुपया में दे चुका हूं बट मेरा प्रोसेस नहीं हो रहा, तो 1/5 तुम विथहेल्ड करो। तो कंपनी इज बाउंडेड टू गिव यू द 1/5 ऑफ द पैसा एंड रेस्ट ऑफ द मनी विल बी डिलीवर्ड और विल बी क्रेडिटेड आफ्टर द प्रोसेस। ये होता है तुम्हारा अगर डिफॉल्ट हुआ, ठीक है। तो तुम बोलोगे मुझे मैं एडवांस इतना क्यों दिया हूं, ये तुम 1200 रुपया है उसका 24 रुपीज, ये कम लग रहा है, ठीक है। बट बड़ा कंपनी का यही 1200 रुपया नहीं होगा, ये सपोज 1.2 करोड़, इसका 2% देखो बहुत सारा अमाउंट है, और वो जो एडवांस पेमेंट है उसका 1/5 विल बी विथहेल्ड, कि कंपनी बोलेगा नहीं मुझे पैसा लौटाओ, जो बाकी जो है अगर तुम टेंडर देते हो ठीक है, वरना मैं तो, वो नेक्स्ट प्रोसेस वो हो जाएगा तुम्हारा डिफॉल्ट प्रोसेस, एंटायर डिफॉल्ट प्रोसेस, वो पूरा रिफंड होगा, बट पार्ट वाइज रिफंड होगा। एट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका 1/5 तुम विथहेल्ड कर लोगे, कि अगर तुम 24 रुपया दिए हो तो उसका 1/5 दैट इज कितना होगा, 24 रुपया का 1/5 नियर अबाउट 5 रुपीज, ठीक है। तो तुम 5 रुपीज अपना मांग लोगे कि मुझे 5 रुपया दे दो, मैं तुम्हारे पास अभी 19 रुपया है और 19 रुपया से अभी काम चला, ठीक है, ये 5 रुपया तुम ये करोगे, जब तुम सप्लाई दोगे तब होगा, ये डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सप्लायर का लॉस है, सप्लायर बोला अरे मेरे पास तो 24 रुपया था, अभी 19 रुपया होगा, मुझे तुरंत करना है, वरना यहां से भी और 1/5 फिर से कटेगा, एक पर्टिकुलर टाइम वाइज वो डिफर विथहेल्ड होता रहता है, ठीक है। सो नाउ सर हाँ बोलो। सर ये आपका बोलने का मतलब यही है ना कि 2% टेंडर के पास है कि वो 2% ही इन्वेस्ट कर पाएगा, तो उसमें हाँ से 5 रुपीज वो जिस कंपनी से प्रोडक्ट को लिया है वो उसको ये करेगा, 5 रुपीज उसको दे देगा, बाकी 19 रुपीज में बाकी रेस्ट वर्क जो है वो करेगा। हाँ हाँ, वन दैट इज अगर 1/5 डिफॉल्ट का। होता है, ये एज ए फाइन, ठीक है, ये एज ए पेनल्टी, पेनल्टी हो रहा है, पेनलाइज हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। हेलो, यस सर। okay, so now negotiated procurement, so buyer approaches selected potential supplier and bargain directly, जैसे मैंने कहा था negotiated, डायरेक्ट दुकान पे जाओ नेगोशिएट करो, ठीक है, 3-4 दुकान तुम्हारे अवेलेबल है, ठीक है। तो पोटेंशियल सप्लायर्स का तुम्हें पता है ड्रेस उसी उसी दुकान में मिलता है, ठीक है, ये नहीं तुम्हें ड्रेस चाहिए तुम किराने के दुकान में जाके मोल भाव करो, नो, तुम क्या करोगे, वी मार्ट, जियो, तुम्हारे जियो, रिलायंस ट्रेंड्स, वी मार्ट, एम बाजार, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे कौन सा वही चीज क्वालिटी का सामान तीनों दुकान में मिल रहा है कि नहीं, अगर तीनों दुकान में मिल रहा है तो ऑब्वियसली क्वालिटी किसका ज्यादा है, अगर तीनों का क्वालिटी सेम है, नाउ यू विल गो फॉर द लोएस्ट प्राइस, दैट इज नेगोशिएटेड प्रोक्योरमेंट। तुम्हारा नेगोशिएशन प्रोक्योरमेंट का मेन बेस होगा नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएट करोगे। नेक्स्ट इज यूज लॉन्ग टाइम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, कि तुम फिक्स हो गया कि तुम्हें एक ड्रेस अच्छा लगा, ठीक है, तो तुम वहीं से खरीदोगे, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर तुम जाओगे तो उसी दुकान को पहले सिलेक्ट करोगे, देखोगे, इसीलिए होता क्या होता है कि तुम लोगों के मम्मी पापा का कोई एक सपोज कोई एक दुकान प्रेफरेबल दुकान रहता है, ठीक है, हर एक के घर में यही सेम ये है कि एक प्रेफरेबल दुकान रहता है, और एक पर्टिकुलर सामान अगर खरीदना है तो उसी दुकान से खरीदा जाता है,
ठीक है, चाहे वो ड्रेस हो या किराने का दुकान हो, किराने का सामान हो या सब्जी सामान हो या तुम्हारा मछली हो या ये चिकन हो, कुछ भी हो, बट एक फिक्स दुकान रहता है, दैट इज लॉन्ग टाइम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। कि मैं इस दुकान से ये सामान लेता हूँ, अच्छा क्वालिटी का मिलता है, अच्छा प्राइस में लेता है, तो नेक्स्ट सामान भी मैं उसी दुकान से लूंगा, नेक्स्ट टाइम मुझे और टेंडर की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। ये मैंने कहा था सिंगल सप्लायर तुम्हारा रिलायबल, ठीक है, रिलायबल सप्लायर पे हाई हो सकता है, बट सिंस द सप्लायर इज रिलायबल सो यू विल नॉट गोइंग फॉर नेगोशिएशन। अगर नेगोशिएशन हो गया तो सप्लायर रिलायबल नहीं रहा, ठीक है। सो रिजर्व फॉर प्रोप्राइटरी मटेरियल्स और लो प्राइस, स्मॉल क्वालिटी और इमर्ज परचेस, ठीक है, ये तुम्हारा होगा दिस प्रोप्राइटरी मटेरियल, मतलब जो मटेरियल तुम्हें बेसिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट इज लो प्राइस, सस्ते में है, वो कंपनी अच्छा देता है, वो दुकान अच्छा देता है, तो चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो चलो 10-15 रुपया ज्यादा ले रहा है तो इट विल बी मैनेजेबल, दैट्स व्हाई प्राइस में भी हाई, बट रिलायबल है, सो यू विल नॉट दिस सप्लायर, ठीक है, नेगोशिएट नहीं करोगे। नाउ इमरजेंसी परचेस, अचानक से परचेस हुआ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम टेंडर दो या तुम डायरेक्ट नेगोशिएट प्रोसीड्यूर में जाओ या दुकान पर दुकान घूमता रहो कौन सा दुकान अच्छा सामान देगा, ठीक है, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, दैट इज इमरजेंसी परचेस। तो तुम क्या करोगे, जाना पहचाना का जो दुकान है वहां पे डायरेक्ट जाके खरीद लोगे सामान, ठीक है, विदाउट नेगोशिएशन, सो दैट इज द नेगोशिएशन टेंडर्स। नेक्स्ट इज रेट, सर प्राइस में भी, प्राइस में भी हाई, क्योंकि ये इमरजेंसी पर्पस है और ये तुम्हारा रिलायबल है। ऐसा होता है, देखोगे किसी किसी के दुकान में देखोगे मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी किसी दुकान में देखोगे सब्जी का रेट हाई है, ठीक है, बट वो सप्लायर जो है तुम्हारा रिलायबल है, तो तुम्हारा देखोगे, तुम देखोगे वो हाई वाले रेट के सब्जी के दुकान से ही तुम्हारे घर से सब्जी खरीद रहा है, ठीक है, rather than सिलेक्टिंग और चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम अदर वेंडर्स, ठीक है, वो दुकान पे जाके ही तुम खरीदोगे। जैसे तुम देखोगे अर्बन स्टॉक, तुमको पता है कि अगर दुकान में जाके खरीदूंगा मेरा 15 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया कम पड़ेगा, ठीक है, बट तुम क्या करते हो, अर्बन स्टॉल से ही खरीदते हो, क्योंकि तुम रिलायबल हो, फिर से दुकान कौन जाएगा, बाहर निकलेगा, वहां से मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 15 रुपया, 18 रुपया डिलीवरी चार्ज है, इट्स ओके, ठीक है। सो तुम क्या करते हो, अर्बन स्टॉल में देते हो, वो क्या करता है, तुम्हें ऑर्डर दे देता है, ठीक है। सो ये प्राइस में भी हाई, बट इमरजेंसी पर्पज में तुम दूसरा कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो, चूज नहीं करते हो, ठीक है। जैसे तुम फ्लिपकार्ट या अमेजोन में देखोगे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान का कीमत जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट में बहुत ही ज्यादा है, अगर तुम खुले दुकान से खरीदोगे तो वो सामान बहुत ही सस्ते में मिलेगा, बट खुले दुकान में एक प्रॉब्लम है, मे बी दुमका में वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मे बी दुमका के बाहर दैट इज देवघर और रांची में वो अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली तुम रांची और दुमका नहीं जाओगे, तो दुमका से रांची और देवघर नहीं जाओगे वो सामान खरीदने, अगर तुम्हारा इमरजेंसी जरूरत है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दे दोगे कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए, डिलीवरी आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है, तो मैं ये सामान लूंगा, सो दैट इज डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। प्राइस में भी हाई, प्राइस विल नॉट बी मैटर, बट रिलायबिलिटी एंड डिलीवरी टाइम विल बी मैटर, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर तो वही सर, ऊपर प्राइस में भी हाई, ठीक है, इमरजेंसी पर्पस के लिए, नीचे से लो प्राइस है, इसका मतलब कि प्राइस हाई भी हो सकता है, लो भी, लो भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रिलायबिलिटी। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उस वेंडर से ही सप्लाई लेना है, ठीक है, और यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं है, अगर लो प्राइस ले रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर वो हाई प्राइस लेगा तो तुम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो रिलायबल है। तुम जैसे दुकान पे जाओगे देखोगे कभी कभी दुकानदार जो है तुम्हें सस्ते में दे रहा है, ठीक है, तो तुम वो ले रहे हो, खुश होकर ले रहे हो, और कभी कभी देखोगे थोड़ा 1-2 रुपया ज्यादा ले रहा है दूसरे दुकानदारों से, तो तुम वहां पे नेगोशिएट नहीं करोगे, ठीक है 1-2 रुपया ज्यादा लिया तो पिछला बार मुझे कम लिया था, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, रिलायबल, ओके। नेक्स्ट वन इज यस सर, आफ्टर फिक्स द सप्लायर, रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। Firms are asked to supply store at specified rates during period covered by the contract.
ठीक है, ये तुम्हारा टेंडर सिलेक्ट होने के बाद, आफ्टर सिलेक्टिंग द सप्लायर, तुम रेट करोगे, ठीक है, कि मुझे ये सप्लाई चाहिए इतना दिन तक, इस रेट पे ही चलेगा। और अदरवाइज अगर तुम लिख सकते हो हर एक 2 साल में या 3 साल में, 3 साल में जो सप्लायर है 2% प्राइस हाइक कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड। सो ये हो जाएगा रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें तुम रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मुझे 1,500 में ये सामान 3 साल के लिए चाहिए, 6 महीना अंतर, ठीक है। सो दैट इज रेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज स्पॉट परचेस। It is done by committee which includes an officer from stores, accounts and purchasing department. ये स्पॉट परचेज होता है तुरंत के, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, रेट भी फिक्स हो गया, नाउ स्पॉट परचेज, ठीक है। एक ऑफिसर रहता है स्टोर, क्योंकि उसको रहना जरूरी है, कौन सा सामान चाहिए वो डायरेक्ट बोलता है ये सामान चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स का जरूरत है क्योंकि पैसा का लेन देन है, अकाउंट सेक्शन एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट के, क्योंकि तुरंत होता है, दैट इज स्पॉट परचेज। नाउ रिस्क परचेज। रिस्क परचेज क्या होगा? एक ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज किया जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी ऑप्शन है। सपोज तुम्हारा पहला जो सप्लायर है वो फेल हो रहा है सप्लाई करने में, ठीक है। सो द आइटम इज परचेज फ्रॉम अदर एजेंसीज एंड डिफरेंस इन कॉस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम द लीस्ट फर्स्ट सप्लाई, ठीक है। सपोज तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट का वाइज है, सपोज ए सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और ए फेल हो रहा है सप्लाई ऑर्डर देने में, तो क्या चूज कंपनी किया जाएगा? क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी टेंडर है सभी, सो बी से वो फिर से कांटेक्ट करेगा कि मुझे ये सप्लाई दो, ठीक है। वो ए के बारे में अनवर रहेगा, बी को इंफॉर्मेशन नहीं देगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, ठीक है। सो बी उसको दे रहा है। नाउ यहाँ पे सपोज ए में तुम्हारा मिल रहा था 1500 में और बी में वही सामान 1800 में मिल रहा है, सो मुझे 300 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। सो ये लॉस जो है कंपनी इसको पेनलाइज करेगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को ये किए हो, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किए हो, ठीक है, तो तुम्हें 300 रुपये एज अ फाइन देना पड़ेगा। सो ये डिफरेंस जो है कंपनी पहले सप्लायर से रिकवर करेगा, ठीक है। सो दैट इज पेनलाइज। गॉट इट? सर इसको रिपीट एक बार कीजिए ना। देखो रिस्क परचेस क्या है, सपोज मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये सब्जेक्ट में टाइमली डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक क्लास लेके 1 महीने का गैप मार रहा हूँ, फिर 1 महीने बाद दूसरा क्लास ले रहा हूँ, वो भी 3-4। एक्चुअली तुम्हारा डिलीवर, मेरा जो तुम जो रिसीव कर रहे हो मुझसे, जो टॉपिक रिसीव कर रहे हो, दैट इज क्लास रिसीव हो रहा है तुम दो के थ्रू, वो रेगुलर नहीं हो रहा है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, सो आई एम फेल्ड टू डिलीवर द लेक्चर परफेक्टली, ठीक है। सो तुम क्या करोगे? यू विल रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी, दैट मींस कॉलेज अथॉरिटी। तो कॉलेज क्या करेगा? उसके पास दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन ये रहेगा, वो दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन पे जाएगा कि मुझे ये इस टीचर ये सब्जेक्ट तुमको पढ़ाना है, वो उसमें टाइम लिमिट कर देगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 महीना बर्बाद कर दिया, तुम लोगों के पास और 2 महीना है हार्डली, तो वो कॉलेज कांटेक्ट करेगा 2 महीने का अंदर मुझे ये सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक है। नाउ दूसरा जो टीचर है वो मेरे बारे में अनवर रहेगा, ठीक है, कि मैंने कहां तक कैसे पढ़ाया है, क्यों कंपनी मुझसे डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। सो ये अनवर रहेगा, दैट इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलेज अब मुझे पकड़ेगा, पहला जो सप्लायर है पकड़ेगा कि भाई तुम्हारे अंदर चक्कर में मेरा स्टूडेंट का 2 महीना बर्बाद हो गया, 2 महीना में तुमने 4 या 5 क्लासेस लिए हैं, तो ये 4-5 क्लासेस का पैसा रिटर्न करो, मुझे तुमसे और कॉन्टेक्ट कंटिन्यू नहीं करना है। सो मुझे, मैं बाउंडेड हूं वो 3 या 4 क्लास का जो पैसा कॉलेज को रिटर्न करवाना, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइन। क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट में अगर कोई सप्लायर के पास जाए तो ऑब्वियसली सप्लायर भी थोड़ा ट्रेड करेगा कि मुझे इतना दिन तक सप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों को इंफॉर्मेशन रहता है इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट सोसाइटी में इंफॉर्मेशन रहता है कि 2 कंपनी में, मुझे पता है कि मेरे साथ दूसरा एक टीचर का भी सिलेक्शन हुआ था
बट कॉलेज ने मुझे चूज किया। नाउ दूसरा जो टीचर है 2 महीना बाद जब कॉलेज उसको चूज करेगा, उसके अंदर भी एक थोड़ा सा इंटरनल ग्रज रहेगा कि अच्छा पहले मुझे मेरे पास नहीं आया, अब वो फेल हुआ तो ही मेरे पास आए, ठीक है, बट अनऑफिशियल, इट इज अनऑफिशियल, ठीक है। तो पहले मेरे पास आते तो क्या होता, ठीक है, अब मैं 1800 में दे रहा था, अब मैं 2000 में दूंगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगा, इमरजेंसी पर्पज है तो वो 2000 में राजी होगा। जो डिफरेंस हुआ है 1500 में से 1800 2000, दैट इज 500 का डिफरेंस, ठीक है, वो 500 का डिफरेंस जो है कॉलेज मुझ पे फाइन करेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया तो मुझे वो फाइन करेगा, ठीक है। दैट इज रिस्क परचेज। ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट कंपनी को कंसीडर रखना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही लिखता है, इफ द सप्लायर विल फेल टू डिलीवर द सप्लाई, द कंपनी anytime company can discontinue the contract with financial penalty, ठीक है, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहता है। नेक्स्ट है तुम्हारा वाइल परचेसिंग, ये परचेसिंग का पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने बार बार कहा था कि प्रॉपर स्पेसिफिकेशन चाहिए, इनवाइट कोटेशन फ्रॉम रेपुटेड फर्म्स, that is tender, comparison to of offer based on basic price, freight and insurance, taxes and levies, ठीक है। that is financial comparison, कौन सा कंपनी में सस्ता पड़ रहा है, टैक्स कौन सा कंपनी ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है। क्वांटिटी एंड पेमेंट डिस्काउंट, जो कंपनी ज्यादा डिस्काउंट देगा मैं उसी कंपनी को दूंगा, कम ज्यादा क्वांटिटी में डिस्काउंट ज्यादा। पेमेंट टर्म्स, सपोज तुम ये पेमेंट में एक ऑफर दिया हूं कि मैं 20% इतना महीने के बाद लूंगा, 30% फिर इतना महीने के बाद, और नेक्स्ट जो बाकी रहा वो डिलीवरी के बाद, और दूसरा कंपनी बोल रहा है कि मैं एकदम डिलीवरी के बाद ही पैसा लूंगा, तो कंपनी विल चूज द सेकेंड वन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीवरी पीरियड एंड गारंटी, कि मैं डिलीवरी ठीक ठाक दूंगा और गारंटी के साथ दूंगा तो ही मैं सिलेक्टेड दूंगा। नेक्स्ट इज वेंडर रेपुटेशन, ऑब्वियसली मैंने कहा था कि रेपुटेड वेंडर, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर बेटर नेगोशिएशन टर्म, मैं शॉर्ट लिस्टिंग करूंगा 3-4, अगर सेम रेपुटेटेड वेंडर रहा तो मैं उसको शॉर्ट लिस्ट करूंगा और नेगोशिएट करूंगा कि किसका ज्यादा कम अमाउंट है, ठीक है। सीक ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, अब मैं वेंडर को बोलूंगा कि मुझे ऑर्डर चाहिए, आई नीड दिस प्रोडक्ट, तुम यू आर सिलेक्टेड, नाउ द वेंडर विल एक्नॉलेज द कंपनी, बोलेगा ओके वी विल गोइंग टू प्रोसीड। जैसे तुम अमेज़न में ऑर्डर करते हो, ठीक है, ऑर्डर होने के बाद अमेज़न चुप नहीं रहता, वो क्या बोलता है, एक मैसेज देता है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, आता है ना एक मैसेज, यस। जैसे तुम कंटिन्यू शॉपिंग करते हो तुरंत तुम्हारे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, मोबाइल में या मेल पे, ठीक है, जिससे तुम लिंक किया हुआ है अकाउंट है, उसमें तुरंत एक कॉन्फर्मेशन, ऑर्डर कॉन्फर्मेशन आता है कि ओके योर ऑर्डर नंबर इज दिस, योर ऑर्डर पेमेंट है इज दिस दोस, एंड योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय दिस, ठीक है। ये है एक्नॉलेजमेंट कि हाँ तुम कंफर्म हो गए हो, तुम्हारा ऑर्डर कंफर्म हो गया, हम लोग अभी सप्लाई के लिए प्रोसीड कर रहे, सो दैट इज सीक ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, ओके। नेक्स्ट इज, हाँ बोलो सर, आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या है? कौन सा? सर, वेंडर रेपुटेशन में जो पॉइंट है ना, आफ्टर सेल सर्विस, वेंडर रेपुटेशन आफ्टर सेल सर्विस, कि तुम्हारा सेल हो गया, ठीक है, तुम जैसे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर तुम ले लिए, अब तुम्हारे डेल या एचपी बोलो कंपनी के साथ तुम्हारा लेकिन एक रिलेशन मतलब एस्टेब्लिश हो गया, और जब तक तुम वो सिस्टम यूज करो, जैसे सिस्टम में कुछ खराबी हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुरंत एचपी या डेल के ये कस्टमर केयर को फोन लगाओगे, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। सेल हो जाने के बाद ही उसका रिलेशन खत्म नहीं हुआ, वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए देखोगे तुम लोग जो कोई कुछ सामान है जो खरीदोगे, कुछ दिन बाद वो क्या करेगा, कस्टमर केयर से फोन आएगा कि सर या मैम आप ये तो सामान खरीदे हैं, ठीक है, इसका अभी परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। अभी और कुछ भी हो सकता है, जैसे स्कूटी, ऑटोमोबाइल, जैसे आफ्टर सेल दुकान से तुम शोरूम से तुम खरीद लिए, वहीं पे तुम्हारा रिलेशन एंड नहीं हुआ, क्या करता है आफ्टर सेल सर्विस, क्या करता है वो सर्विसिंग प्रोवाइड करता है।
अगर खरीदने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है तो कम टू द शोरूम एंड कम टू द सर्विस सेंटर एंड टेल यू विल टेल योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ऑटोमोबाइल्स, और इफ नो प्रॉब्लम्स देन ओके, फिर भी वो क्या करता है, तुम्हारा सर्विसिंग करा देता है, फ्री सर्विसिंग, 3 फ्री सर्विसिंग कराता है, ठीक है। जब वो तुम्हारा जो आरसी है वो शोरूम खुद निकलवा देता है, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। ये सेल के ऊपर नहीं, सेल हो जाने के बाद भी जो सर्विस तुमको प्रोवाइड किया जाता है दैट इज आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। यस सर। जैसे तुम अगर ये मछली बाजार से मछली खरीदने जाओ तो क्या हुआ, वो वजन किया, तुम्हें पैसा ले लिया, ठीक है, यही खत्म नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, तुम्हारा मछली को पीस पीस कर दे रहा है, पॉलिथीन में पैक कर दे रहा है, तुमको दे रहा है, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज पॉइंट नेक्स्ट क्लास में ये करूंगा, ऑलरेडी 8:30 शायद बज चुका है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास स्टोरेज, ठीक है। और तुम लोग अभी आज 4:15 से खाली रहोगे? यस सर। तो 4:15 से 40 मिनट का एक हो जाएगा क्लास, उस टॉपिक है एबीसी एनालिसिस, ठीक है। 4:15 से आज मैं क्लास का शेड्यूल करूंगा, और ये दोनों क्लास का प्रीवियस डे और आज का क्लास का वीडियो में थोड़ा लेट होगा क्योंकि यू नो द कंडीशन ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन ड्यू टू द बैड वेदर। ओके, सो 2 या 3 दिन के अंदर तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो बिफोर ओके सर। so I am concluding now, and before ending the class I'm giving you the attendance link, just give me a sec. So 4:15 नहीं करते, 4:15 recording stop.